Welcome my studious people to self study. एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की सीरीज़ में ये हमारा तीसरा वीडियो आता है। आज हम इसमें पीएच के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, कैसे वो हमें कौन से इंडिकेशंस दे रहा है, क्या उसका रोल है हमारी एवरीडे लाइफ में। इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, आप जाकर चैनल पर इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलेंगी। वीडियो को लास्ट तक देखें, अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर भी करें। सो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, क्लास 10 केमिस्ट्री, सेकेंड चैप्टर, प्रेजेंटेड बाय मी आरजू पुंडीर। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। मतलब कोई भी एसिड है या कोई भी बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग, सबसे पहले हम यही पता करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस होते क्या हैं। तो अब ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो वाला एसिड है जो कंप्लीटली डिसोसिएट करता है। मतलब उसके पास जितने H+ आयन्स हैं ना, वो सब दे देगा, वो अपने पास कुछ नहीं रखेगा। उसके अंदर जितने H+ आयन हैं वो सब डिसोसिएट कर देता है, सब अपने में से बाहर निकाल देता है। ऐसे एसिड को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वीक एसिड क्या होते हैं? जो अपने में से सारे जो हाइड्रोजन के आयन्स हैं उनको नहीं निकाल पाते। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है, जैसे HCl है, H2SO4 है। H2SO4 जो है वो 2H+ आयन देता है। तो देखो इसके पास 2 हैं, ये 2 दे देगा। HCl है वो 1 ही देगा क्योंकि उसके पास 1 ही है। तो ये तो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गए। अब नीचे देखो, वीक एसिड के केस में जो हमने एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं CH3COOH, है ना, दैट इज इथेनोइक एसिड। ये वाला जो एसिड है, ये जो सिर्फ इसका लास्ट वाला हाइड्रोजन होता है ना, इसको तो डिसोसिएट कर देता है क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड के थ्रू उसके साथ जो है कंबाइंड है। लेकिन ये वाला जो है CH3 में जो बाकी के 3 है, ये इनको डिसोसिएट नहीं करेगा क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू इसके साथ ज्वाइंड है। कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में मेन डिफरेंस क्या है, ये जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो बनाएंगे उसमें आपको बताया जाएगा। बट फिलहाल सिर्फ ये समझना है कि जो वीक एसिड्स होते हैं ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं करते। मतलब जितने हाइड्रोजन इनके पास हैं ये सारे गिव अप नहीं करते, सिर्फ कुछ ही गिव अप करते हैं, इसलिए ये वीक हैं। ये डिफरेंस है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में क्या डिफरेंस है? उसमें भी कहीं ना कहीं यही डिफरेंस है कि जितने OH आयंस उन्हें डिसोसिएट करने चाहिए वो उतने नहीं करेंगे, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। अब हमें ये तो पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वीक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, वीक बेस क्या है। लेकिन हम डिटेक्ट कैसे करेंगे? अगर हमें कोई भी एसिड दे दिया गया, सपोज हमें बता दिया ये एसिड है, या फिर हमें ये भी नहीं बताया गया कि एसिड है, हमें एक सोल्यूशन दे देंगे एंड दे विल से दैट डिटेक्ट करो पहले तो ये है कि ये एसिड है क्या या बेसिक है, फिर ये जानो कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या ये वीक एसिड है, या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। तो अब किसी भी चीज़ को जानने के लिए हमें उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ को चेक करना पड़ता है। हम सबसे पहले ये पता करने के लिए कि वो एसिड है या बेस, हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में देखे थे इंडिकेटर्स, उसके थ्रू पता कर सकते हैं। लिटमस था और फिनोफ्थलीन था, मिथाइल ऑरेंज था, ये सब क्या थे? ये सब हमारे इंडिकेटर्स थे। तो हम एक इंडिकेटर के थ्रू पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ बेस है। लेकिन एक और इंडिकेटर होता है, हमने वहाँ पे पढ़ा था नेचुरल एंड सिंथेटिक, और एक और उसके बारे में बताया था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में। लेकिन एक इंडिकेटर वहाँ पर हमने छोड़ दिया था जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर।
यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है हमारा पीएच। तो जो पीएच है इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसमें जो पी है इसका मतलब है पोटेंस, जिसका मतलब होता है पावर। जो पी इसमें आता है दैट स्टैंड्स फॉर पोटेंस, जिसका मतलब होता है पावर इन द लैंग्वेज जर्मन। और H जो है वो H प्लस आयन कंसंट्रेशन को बताता है। तो pH जो है किसी भी चीज़ का वो हमें इंडिकेट कर देता है कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। ये जो है ये बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिला के बनाया जाता है। जो pH होता है ये बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिक्सअप करके एक इंडिकेटर बनाया है, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं। ये सिर्फ हमें यही नहीं बताता कि कौन सी चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, उसके साथ साथ ये हमें ये भी बताता है कि कौन सी चीज़ कितनी एसिडिक है और कितनी बेसिक है, मतलब स्ट्रॉन्ग है या वीक है। सो इट हेल्प्स अस टू इन्फर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ द H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अगर इसको हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो ये हमें ये बताता है कि किसी भी चीज़ में कितनी H प्लस आयंस, हमारा सॉल्यूशन है उसमें कितने H प्लस आयंस, उनकी कंसंट्रेशन कितनी है। जितनी ज़्यादा H प्लस आयन उतना ज़्यादा एसिडिक, जितने कम H प्लस आयन उतना कम एसिडिक। अब हम बोलेंगे कि फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो बेसिक कैसे है, क्योंकि ये तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बता रहा है। तो अब आप खुद सोचो कि जब ये अपने हाईएस्ट वैल्यू पे होगा जहाँ पे बेसिक होता है, तब जाके H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कम्प्लीटली OH की कंपैरिजन में बहुत कम होगी। It determines the concentration of H plus ion in the solution. On the basis of that, it determines whether it is acidic or basic in nature. अब ये जो pH होता है ना, ये एक स्केल की तरह है। अभी जैसे हमने पढ़ा कि ये बता देगा कि भाई कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, जो भी है। तो जैसे एक स्केल बताता है ना, अगर आप किसी चीज़ को स्केल से मेजर करोगे तो स्केल बताता है कि जो किसी भी चीज़ की लेंथ है वो ज़्यादा है या कम है ना। तो इसी तरीके से pH भी काम कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं pH स्केल। अब इस स्केल की रेंज कितनी होती है, तो इसकी रेंज हमेशा 0 से 14 तक होती है। अब इस 0 से 14 की रेंज में pH हमें क्या क्या बताता है। सबसे पहली बात, अगर कोई भी चीज़ 7 पर है देन इट इज़ न्यूट्रल। मतलब अगर किसी भी सॉल्यूशन का pH 7 आता है, इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल है, मतलब ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। उसके बाद आता है अगर लेस देन 7 है, मतलब 7 से कम है, तो चीज़ जो है वो एसिडिक है। और अगर 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक है। तो ये होता है pH स्केल को रीड करने का तरीका। मतलब अगर 7 पे है किसी भी चीज़ का pH तो वो न्यूट्रल आएगा, अगर 7 से कम हो जाता है तो वो एसिडिक हो जाती है, और 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक है। अब और अगर थोड़ा प्रिसिशन लेके आएँ, क्योंकि हमने अभी खुद ये बात की कि ये हमें स्ट्रेंथ भी बताएगा, तो स्ट्रेंथ कैसे बताएगा। देखो 7 से जब कम हो रहा है तो एसिडिक है, इसका मतलब जब हम 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो एसिडिटी इंक्रीज़ होती चली जाएगी। मतलब जैसे जैसे pH वैल्यू डिक्रीज़ होगी, 7 से 0 की तरफ जाएगी, मतलब 6 है, 5 है, 4, 3, 2, 1, तो 1 विल बी मोर एसिडिक दैन 6, 1 विल बी मोर एसिडिक दैन 2। तो जैसे जैसे हम 7 से 0 की तरफ जाते हैं, एसिडिटी जो है वो इंक्रीज़ होती रहती है। अब ये चीज़ जो है बेस के केस में उल्टा है, क्योंकि 7 से 14 की तरफ जाने में बेसिक होती जाती है चीज़। तो जब हम 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिसिटी इंक्रीज़ होगी। मतलब 7 से जब हम लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं अप टू 0 तो एसिडिटी इंक्रीज़ होती है, और जब हम राइट की तरफ मूव करते हैं तो बेसिसिटी इंक्रीज़ होती है। 7 से दूर जाने पे दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं।
तो इससे हमें पता चल जाता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिस। नाउ नेक्स्ट वी कम अप टू इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इससे पहले एक सिंपल चीज़ देखते हैं कि कैसे, जो हमने अभी ये देखा था ना स्केल इसका, ये कैसे बताता है। देखो ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है ऑन पेज नंबर 25। अगर आप इसको ध्यान से वहाँ देखेंगे तो और इसे समझने की कोशिश करोगे कि वो क्या कह रहा है तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये सपोज करो पीएच स्केल था 0 से 14 तक। अब हम इसमें देखेंगे H+ आयन की कंसंट्रेशन। सपोजिटली कि ये जो पूरा ब्लू वाला एरिया है ये हमें H+ आयन की कंसंट्रेशन बता रहा है ना। नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज, देखो जैसे जैसे हम 0 से 14 की तरफ जा रहे हैं ये कंसंट्रेशन कम होती जा रही है और 14 पर जाकर तो ऑलमोस्ट निल हो गई है। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन H+ की कम होती जा रही है वैसे वैसे बेसिसिटी चीज़ की बढ़ती जा रही है। 7 पे क्या है, नीचे जितना है उतना ही ऊपर है, मतलब जितना H+ का कंसंट्रेशन है उतना ही OH- का है, तो ये चीज़ न्यूट्रल हो गई। याद रखना 7 न्यूट्रल होने का किसी भी चीज़ का मतलब ये नहीं है कि उसमें आयंस प्रेजेंट नहीं है। आयन प्रेजेंट होंगे, H+ और OH- दोनों प्रेजेंट होंगे, लेकिन दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। और इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होने का मतलब क्या था, इक्वल अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो गए, तो इसलिए वो जो है वहाँ पर हमें न्यूट्रल शो करता है। और आगे जैसे जैसे जो हमारे H+ आयंस हैं वो डिक्रीज होते जाएंगे, OH- आयंस इंक्रीज होते जाएंगे, तो वो जो सब्सटेंस है वो बेसिक होता चला जाता है। नाउ वी कम ऑन टू इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। सबसे पहला है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच। सो यस, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच। अगर आप लोग याद करोगे, कोरिलेट करोगे लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो जिसका हमने वीडियो ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, तो उसमें हमने ये देखा था कि जो पीएच था हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, दैट हैज़ टू बी चेंज्ड। फर्स्टली जब स्टमक में फूड आता है देन द पीएच हैज़ टू बी एसिडिक, इसलिए वहाँ पर HCl प्रेजेंट था। और जब वही फूड जो है वो हमारे इंटेस्टाइन में जा रहा था देन इट हैज़ टू बी एल्कलाइन इन नेचर। तो ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था डाइजेस्टिव सिस्टम का, या फिर एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल हम कह दें, लेकिन हमारी बॉडी में और भी जितने भी रिएक्शंस होते हैं दे ऑल आर पीएच सेंसिटिव। जनरली 7 to 7.8 की पीएच रेंज में हमारी बॉडी में सारे जितने भी फंक्शंस हैं वो होते हैं। तो अब इससे पता चलता है ना कि हमारी जो बॉडी है वो कितनी सेंसिटिव है पीएच के लिए। अगर थोड़ा सा भी पीएच डिफरेंस होगा तो हमारी बॉडी जो है वो अनईजी हो जाती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो कि अगेन वील गो टू लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर। जब हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था तो रेस्पिरेशन में हमने देखा था कि जब ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा था। क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस होता था उससे हमने देखा था कि हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। जब लैक ऑफ ऑक्सीजन में हम बहुत ज़्यादा हाई मस्कुलर एक्टिविटी कर रहे थे तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन था जिसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ था, और उसकी वजह से जो मसल्स थी उनमें क्रैम्प आ रहे थे। तो क्या प्रॉब्लम थी यहाँ पे, सिर्फ क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर है, हमारी जो बॉडी है दैट इज़ नॉट यूज टू सो मच एसिडिक कंडीशंस। अब नेक्स्ट चीज़ आती है यहाँ पर कि हम कहते हैं एसिडिक रेन हो जाती है तो उसकी वजह से जो प्लांट्स हैं उन पे भी फ़र्क पड़ता है। एसिडिक रेन का क्या, उसमें क्या प्रॉब्लम है, आ तो पानी ही रहा है ना, लेकिन उसका जो पीएच लेवल है वो कम है 5.6। प्लांट्स आर नॉट यूज टू टॉलरेट सच लो पीएच लेवल्स।
और यही पानी जब रन ऑफ कर कर जो वाटर बॉडीज़ हैं उनमें जाता है तो वहाँ पे क्या है, एक्वेटिक लाइफ भी उससे अफेक्ट होती है, क्योंकि एक्वेटिक लाइफ भी जो है इतना ज़्यादा पीएच जो है उसको टॉलरेट नहीं कर सकती। नेक्स्ट वी कम टू पीएच ऑफ सॉइल। अब सॉइल का जो पीएच होता है दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग। वाई? सॉइल के जो हमारा प्लांट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कैसा सॉइल चाहिए। कुछ हमारे प्लांट्स होते हैं जिनको एल्कलाइन सॉइल की ज़रूरत होती है, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको एसिडिक सॉइल की ज़रूरत होती है। ये पर्टिकुलर चीज़ आप लोगों ने अपने ज्योग्राफी के चैप्टर्स में पढ़ी होगी, जहाँ पर सॉइल्स ऑफ इंडिया जो चैप्टर है जो आपको ये बताता है कि कहाँ का सॉइल जो है वो एसिडिक है या कहाँ का अल्कलाइन है। एंड उसके साथ साथ वो आपको ये भी बताता होगा कि जो अल्कलाइन सॉइल जहाँ पर प्रेजेंट है वहाँ की जो वेजिटेशन है वो कुछ डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द प्लेस वेयर द सॉइल इज़ एसिडिक। या फिर जो फर्टिलाइजर्स भी हम ऐड करते हैं सॉइल में वो भी इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि जो हमने क्रॉप ग्रो करी है वो कौन सी है। अगर उसको एसिडिक नेचर वाली चीज़ चाहिए तो हम उसमें एसिडिक फर्टिलाइज़र थोड़ा डालेंगे, अगर उसे अल्कलाइन चाहिए या बेसिक नेचर चाहिए तो हम उसमें बेसिक डालेंगे। नेक्स्ट कम्स पीएच ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है इसमें, लेकिन एक और चीज़ आती है दैट समटाइम्स वी से कि हमें एसिडिटी हुई है। एसिडिटी विच इज़ नाउ अ डेज अ जनरल प्रॉब्लम विद एवरीवन। पहले जनरली बच्चों को ये प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन अब उन्हें भी होती है, बिकॉज होल ऑफ द डे वी आर सिटिंग, हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, तो जो फूड है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता। तो ये जो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये किस लिए होती है? जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं वी से दैट HCl इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर स्टमक टू डाइजेस्ट द फूड। तो अब जब वो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए सेक्रेट हो रहा है तो फिर क्या दिक्कत है, वो तो फूड को डाइजेस्ट करेगा। वाई इज इट कॉजिंग अ प्रॉब्लम टू अस? सो यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है वो दो कंडीशंस में होती है, ईदर यू वर स्टार्विंग। स्टार्विंग मीन्स आपने बहुत देर से कुछ खाया नहीं है, और यू हैव ओवर ईट, है ना, या ओवर ईटिंग हुई है। दोनों ही कंडीशन में HCl की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। अगर आप स्टार्व कर रहे हो, आपने बहुत देर से कुछ खाया नहीं, सो व्हाट विल हैपन, HCl तो सेक्रेट हो गई ना स्टमक में। अब वो जो HCl सेक्रेट हो रहा है उसको डाइजेस्ट करने के लिए तो कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि हमने कुछ खाया ही नहीं है। तो वो हमारी जो बाउंड्रीज़ हैं हमारी इंटेस्टाइन की, हमारी एलिमेंट्री कैनाल की, सॉरी स्टमक की एलिमेंट्री कैनाल में, तो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से हमें पेन होता है। और अगर हम ओवर ईटिंग करते हैं, हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो अगर हम जितना ज़्यादा खाएंगे HCl उतना ज़्यादा सेक्रेट होगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तब भी वो हमें हार्म करता है। सो दैट वॉज पीएच ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो अब हमें इसकी रेमेडी क्या मिलती है? इसके लिए हम क्या करते हैं जनरली घर में, हम इनो जैसी चीज़ें जो हैं उन्हें लेते हैं। इनो है, डाइजीन है, व्हाट आर दीज थिंग्स? ये चीज़ें जो हैं दे आर बेसिक इन नेचर। ये क्या है? ये बेसिक है नेचर में। तो अगर ये बेसिक होती हैं तो उससे क्या होता है, जो एसिडिक एनवायरनमेंट हमारी स्टमक में है ये उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेंगी, और उसकी वजह से जो है ये एक रेमेडी की तरह एक्ट करते हैं। नेक्स्ट कम पीएच एंड टूथ डिके। अब पीएच का टूथ डिके से क्या रिलेशन है? जो बैक्टीरिया होता है ना, जिसे हम कहते हैं हमारे माउथ में जर्म्स हैं, होल डे लॉन्ग वी सी सच एडवर्टाइजमेंट्स ऑन द टेलीविज़न। तो वो जो जर्म्स हैं जो हमारे टीथ पर ग्रो करते हैं, वो क्या करते हैं, जो हमारे टीथ पर रेसिडुअल फूड रह जाता है उसको डिकम्पोज करना शुरू करते हैं। मतलब अगर टीथ के ऊपर कहीं भी फूड है उसको डिकम्पोज करेंगे। सपोज दिस इज़ आवर टीथ, इसके ऊपर जो है फूड पार्टिकल्स जो थे वो कहीं ना कहीं रह गए थे। Now what will happen, a bacteria will grow over this food particle
एंड इट विल रिलीज सम ऑफ द केमिकल्स अराउंड इटसेल्फ। ग्रीन ग्रीन जो दिख रहे हैं ये केमिकल है। ये जो केमिकल अब ये सेक्रेट कर रहा है ना, दे आर एसिडिक इन नेचर। ये एसिडिक इन नेचर होता है और इसकी वजह से हमारा जो टूथ है वो डिके होना शुरू हो जाता है। वो एसिड्स जो हैं हमारे टूथ के इनामल को कोरोड करते हैं। तो इसीलिए जितने भी हमारे जो टूथपेस्ट होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। जो हमारा टूथ है, हमारा जो माउथ का जो लोएस्ट टॉलरेबल pH है वो है 5.5। इससे नीचे जब pH जाता है तो जो टूथ है वो डिके होने लगता है। नाउ द कंडीशन, द लास्ट वन इज सेल्फ डिफेंस इन केमिकल वॉरफेयर बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ क्या हो रहा है कि कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो सेल्फ डिफेंस करते हैं बाय यूजिंग केमिकल्स, एसिडिक और बेसिक केमिकल्स, जैसे कि बी स्टिंग होती है। बीज जब हमें स्टिंग करती हैं, द बी स्टिंग, तो वो हमें दर्द भी करता है और इरिटेट भी होता है बहुत ज़्यादा। दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स। बी स्टिंग में जो है, जब वो हमें स्टिंग कर लेती हैं तो हमारे जहाँ पे भी उन्होंने स्टिंग किया है वहाँ पे एक एसिड प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से, और वो जो एसिड होता है उसकी वजह से ही हमें उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर बेकिंग सोडा घर में या कोई भी ऐसी बेसिक चीज़ प्रेजेंट है तो हम उसको रब कर लेते हैं वहाँ पर। ऐसे ही जो नेटल लीव्स होती हैं वो मेथनोइक एसिड प्रोड्यूस करती हैं। नेटल लीव्स अगर हमारे हाथ पे लग जाती हैं तो हमें ऐसे ही पेन और इरिटेशन फिर से होती है। किस वजह से? क्योंकि वो एसिडिक चीज़ें हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करती हैं, दैट इज़ मेथनोइक एसिड। अब इसका क्या एक रेमेडी है? सेम, दैट वी हैव टू रब अ बेस अगेंस्ट इट। लेकिन अगर हम कहीं बाहर हैं ना, नेटल को हम अपने घर में तो ग्रो करेंगे नहीं, व्हेन वी नो दैट इट इज़ हार्मफुल, तो ऑब्वियसली कहीं बाहर ही ऐसा हो सकता है। तो अब अगर बाहर ऐसा हो गया तो वहाँ पर हम बेकिंग सोडा कहाँ से लाएंगे? उसको हम पॉकेट में लेकर नहीं चलते। सो जनरली इट इज़ फाउंड दैट नेटल का जो प्लांट होता है उसके पास एक प्लांट हमेशा पाया जाता है, दैट इज़ डॉग प्लांट। डॉग प्लांट की जो लीव्स होती हैं दे आर बेसिक इन नेचर। तो बाय चांस अगर नेटल लीव्स जो हैं उनकी वजह से आपको इरिटेशन हो रही है तो डॉग प्लांट की जो लीव्स हैं आप उसको वहाँ पे रब कर सकते हो एंड दे प्रोवाइड अ नेचुरल सिस्टम ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। This was all about pH. Thank you for watching the video. Subscribe the channel if you haven't till now, or if you are for the first time on the channel, like it and share it. In the next video we will be talking about salts, how each and every kind of salt is important, how salt is formed, salt की nature acidic और basic होती है तो वो क्यों होती है. All this will be discussed in next video, and by the next video we will be able to complete this chapter. Have a nice day all.